नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज बात करते हैं एशिया महाद्वीप की और एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में क्या है, तो हम कह सकते हैं कि विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के नॉर्थ में अगर हम बात करें तो आर्कटिक सागर है, आर्कटिक ओशियन है, और साउथ में बात करें तो साउथ में है हमारा प्यारा इंडियन ओशियन। पूरब में बात की जाए तो पूरब में आप जानते हैं कि यहां पर क्या है, प्रशांत महासागर है। तो पूर्व में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में ये जुड़ा हुआ है यूरोप महाद्वीप के साथ, और यूरोप महाद्वीप से कुछ संरचनाएं हैं जो इसे अलग करती हैं, जिनमें से एक है क्या, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, बास्फोरस और डार्डिनल्स जल संधियां और साथ ही साथ काला सागर। तो कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, बास्फोरस, डार्डेनल्स जल संधियां, ये सब इसे यूरोप महाद्वीप से अलग कर रही हैं, यूरोप महाद्वीप के साथ अलग करने का काम करती हैं। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, तो एशिया नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के साथ बेरिंग जल संधि के माध्यम से अलग होता है। इस स्थान पर है बेरिंग जल संधि। तो एशिया महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका के साथ, एशिया और क्या, नॉर्थ अमेरिका किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के साथ जिस जल संधि के माध्यम से अलग होता है, इस जल संधि को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप के साइबेरिया प्रांत क्षेत्र को, किसे, तो हम कह सकते हैं एशिया में साइबेरिया, एशिया में कौन सा क्षेत्र है, तो ये साइबेरिया का रीजन है। साइबेरिया के क्षेत्र को अलग करता है नॉर्थ अमेरिका में किससे, तो अलास्का के क्षेत्र से अलग कर देता है। ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप से, तो एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर के माध्यम से अलग होता है। लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी एशिया महाद्वीप को अलग करती हैं अफ्रीका महाद्वीप के साथ, और इनके साथ साथ अब यहां पर बन गई है स्वेज नहर। तो और क्या कर रहा है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी मिलकर के अलग करती हैं किससे, हम कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के साथ। अफ्रीका महाद्वीप के साथ प्राकृतिक रूप से एक संरचना जोड़ने का भी काम करती है एशिया महाद्वीप को, जिसे कहा जाता है सिनाई स्थल संधि। तो इस स्थान पर है क्या, इस स्थान पर है सिनाई स्थल संधि। और ये सिनाई स्थल संधि क्या कर रही है, तो एशिया महाद्वीप को
अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ रही है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है, सिनाई स्थल संधि। तो कुल मिलाकर के क्या क्या बातें कर ली हमने अभी तक ये समझा कि एशिया महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर में आर्कटिक सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब की बात करें तो प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में यह किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ क्षेत्र हैं जो यूरोप महाद्वीप से इसे अलग कर रहे हैं, उनमें से कौन कौन सा है? कैस्पियन सागर है, काला सागर है, यूराल नदी है, यूराल पर्वत है, बास्फोरस, डार्डेनल्स जल संधियां हैं जिन्हें हम लोग देख चुके हैं। ये सब इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के साथ या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ भी अलग होता है। अलग करने काम करती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अलग करती है एशिया महाद्वीप के साइबेरिया क्षेत्र को नॉर्थ अमेरिका के अलास्का क्षेत्र के साथ। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? तो हम कह सकते हैं लाल सागर, और लाल सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी और स्वेज कैनाल। तो लाल सागर, अदन की खाड़ी और स्वेज कैनाल ये सब मिलकर के क्या करती हैं? इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप के साथ जोड़ने वाली जो संरचना है इसे कहते हैं सिनाई स्थल संधि। सिनाई जो स्थल संधि है अफ्रीका को या एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के साथ जोड़ने का काम करती है प्राकृतिक रूप से। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप का वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करेंगे भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप का वर्गीकरण। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप का हम करते हैं क्या? वर्गीकरण। सबसे पहले 4 भागों में इसे बांटा जाता है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, और इन 4 भागों में जो सबसे पहला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं क्या? उत्तरी निम्न भूमि का क्षेत्र। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है उत्तरी निम्न भूमि। उत्तरी निम्न भूमि है। दूसरा है भाग, इसे कहा जाता है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। तो दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है पठारी क्षेत्र, और अंत में है कौन सा क्षेत्र? तो हम कह सकते हैं द्वीप समूह। तो द्वीप समूह। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप को कुल 4 भागों, उत्तरी निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र के रूप में, या हम कह सकते हैं
द्वीप समूह के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अगर उत्तरी निम्न भूमि की बात की जाए तो अपना एटलस उठाइए और देखिए यूराल नदी सबसे पहले। तो उत्तरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं उत्तरी निम्न भूमि की, तो उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार यूराल पर्वतीय क्षेत्र से, यूराल पर्वतीय क्षेत्र से कहां तक है? तो आप देख सकते हैं एक नदी है लीना नदी। तो यूराल पर्वतीय क्षेत्र से लेकर के लीना नदी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी निम्न भूमि का क्षेत्र। तो यूराल पर्वतीय क्षेत्र से लेकर के लीना नदी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी निम्न भूमि का क्षेत्र। यहां पर अनेक नदियों का अपवाह क्षेत्र है, यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न भूमि का क्षेत्र होने के साथ साथ कैसा क्षेत्र है? तो अनेक नदियों का यहां पर अपवाह होता है, और इनमें से कौन कौन सी हैं? तो ओब है, येनिसी है, लीना है। तो यहां की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी? तो इस क्षेत्र में ओब, येनिसी और लीना नदियों का अपवाह क्षेत्र है यह क्षेत्र। यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली बात है उत्तरी निम्न भूमि में, तो इस उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र में बैकाल झील अवस्थित है। तो इस क्षेत्र में है क्या? यहां पर है बैकाल झील। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र में बैकाल झील अवस्थित है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये क्या है? बैकाल झील हम कह सकते हैं ये है विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील। अब सेकंड जो क्षेत्र है, इस सेकंड क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। जो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें क्या है? तो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में अनेक वलित पर्वतों का विकास हुआ है। जब मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की बात होती है, तो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में वलित पर्वत हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? हम इन्हें कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत हैं। और इन फोल्डेड माउंटेन अथवा वलित पर्वतों की उत्पत्ति संपीड़न बल के कारण वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है, जिनका केंद्र जो है वो पामीर की गांठ है अथवा पामीरियन गांठ इन वलित पर्वतों का केंद्र है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इनका जो केंद्र है पामीर का पठार, पामीर का पठार केंद्र है इन वलित पर्वत श्रेणियों का, इन वलित पर्वतों का, जो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के वलित पर्वत हैं। इन वलित पर्वतों का केंद्र है हमारा पामीर का पठारी क्षेत्र। थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्षेत्र है, और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप जाइए जरा देखिए, अपने एटलस उठाइए और एटलस में देखिए कि यहाँ पामीर पठारी क्षेत्र है, और यहाँ से विश्व के अनेक वलित पर्वत निकले हुए हैं। विश्व के सभी महत्वपूर्ण, विश्व के जो हम कह सकते हैं विश्व के ऊंचे वलित पर्वत यहाँ पर स्थित हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है हमारा हिमालय पर्वत। ऐसा ही पर्वत एक ऐसे, यहाँ आगे बढ़िएगा, इस क्षेत्र पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर अराकानियोमा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, तो आप देख सकते हैं एटलस में विश्व के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हुआ है, और इन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है पामीर पठारी क्षेत्र। और पामीर पठारी क्षेत्र में क्या है? तो मोरदार पर्वतों का इस क्षेत्र में विकास हुआ है। कौन कौन से पर्वत हैं, कैसे विस्तारित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हुआ है।
तो मेरे साथ आप लोग डायग्राम बनाइएगा और फिर डायग्राम बना के हम लोग डिस्कस करते हैं चीजों को। तो देखिए, हमने क्या बात कही कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का जो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में क्या है, तो इस मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में पामीर का पठार स्थित है और इस पामीर के पठारी क्षेत्र से मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ है। हम कह सकते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची पर्वत चोटियां इस क्षेत्र पर स्थित हैं। तो यहां पर क्या है, इस क्षेत्र पर सबसे पहले तो हम बनाते हैं पामीर की गांठ। तो इस स्थान पर क्या है, हम कह सकते हैं, हमने इसे मान लिया कि यह है पामीर की गांठ। तो ये है पामीरियन गांठ, पामीर की गांठ। ठीक है, इस पामीर की गांठ से क्या हुआ है, तो यह पामीर की गांठ ऐसा केंद्र है जहां से विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत विस्तारित हैं। इनमें से कौन कौन से पर्वत हैं, तो इस स्थान से जो एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। तो यहां से एक पर्वत विस्तारित है जिसे हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत। तो सबके मैं एक एक अक्षर लिखता चलता हूं। हिमालय पर्वत, इसी हिमालय पर्वत का जो अग्रभाग है इसे कहा जाता है, अग्र विस्तारित भाग, इसे कहते हैं अराकान योमा पर्वत। और इसी अराकान योमा पर्वत का हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में विस्तार हुआ है, जिसके क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। और इसे ही कहते हैं क्या, तो इसे ही कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में विस्तारित हैं ये। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में भी विस्तारित हैं। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद जो अगला पर्वत है उसका नाम है क्या, कुन लुन सान पर्वत। तो अगला पर्वत है इसी क्षेत्र पर विस्तारित है, इसका नाम है कुन लुन सान, कुन लुन सान पर्वत। कुनलुन सान के अग्रभाग में जो अगला क्षेत्र विस्तारित है उसे कहते हैं खिनगिन। इतना दूर तक नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा ठीक से बनाइएगा, एटलस में बनाना है। तो एक अगला है, इसे कहते हैं कुनलुन सान, कुनलुन सान के बाद खिनगिन। कुनलुन सान पर्वत है, कुनलुन सान के बाद है खिनगिन। एक और पर्वतीय क्षेत्र है, इसे कहते हैं तेनसान। तो इस स्थान पर एक पर्वत विस्तारित है, इसका नाम है तेनसान पर्वत। ठीक है, फिर है हिंदुकुश और सुलेमान। तो हिंदुकुश, हिंदुकुश के बाद है सुलेमान, सुलेमान के पश्चात है किरथर की पहाड़ियां, किरथर पहाड़ियां। किरथर के पश्चात है जाग्रोस, जाग्रोस पर्वत। तो किरथर, जाग्रोस, फिर आपका यही आगे जाकर विस्तारित हो जाता है एल्ब्रूस पर्वत के रूप में। और इधर है आर्मेनियाई गांठ, जहां से टॉरस पर्वत है विस्तारित है, और इस स्थान पर है आर्मेनियाई गांठ अथवा आर्मेनिया की गांठ। तो इस स्थान पर आपको मिलेगा आर्मेनियाई गांठ। आर्मेनियाई गांठ है। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में कहां पर, तो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इस एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनमें से पर्वतों का केंद्र बिंदु क्या है, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में मोड़दार पर्वतों का विस्तार है और इनका केंद्र बिंदु है हमारा
पामीरियन घाट, पामीर का पठारी क्षेत्र। इस पामीर पठारी क्षेत्र से हिमालय पर्वत, अराकान योमा पर्वत, कुन-लुन-सान पर्वत, खिनगिन पर्वत, तेनसान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, जाग्रोस पर्वत, ठीक है, किरथर पर्वत, जाग्रोस पर्वत, इसके बाद एल्ब्रूस और टॉरस माउंटेन तक विस्तारित हैं पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इन सब के नाम लिख लेते हैं क्योंकि इनके नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे के एक एक अक्षर लिखता चलता हूं और नाम लिख लीजिएगा आप लोग। एच मतलब है हिमालय पर्वत, तो ये है कौन सा, हिमालय पर्वत। इसी का अग्र विस्तारित भाग जिसे मैंने क्या कहा, इसका नाम है अराकान योमा पर्वत। ठीक, इसके बाद इसे हम के कर देते हैं। के का मतलब है कुन-लुन सान, सान का मतलब होता है तिब्बती भाषा में पर्वत, तो इसका मतलब है क्या, कुन-लुन सान, कुन-लुन सान। फिर क्या है, खिन-गिन, तो कुन-लुन सान, कुन-लुन सान के बाद हो गया खिन-गिन, खिनगिन के पश्चात है तेनसान, तो टी का मतलब है तेनसान। ठीक है, खुनलुन सान, तेनसान। तेनसान के बाद ये है हमारा हिंदू कुश, एच आई कर देता हूं मैं इसे ताकि हिमालय के साथ कंफ्यूजन ना हो। तो एच आई, एच आई का मतलब क्या, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत। उसके पश्चात है, इसे हम एस कर देते हैं, इधर लिख दे रहा हूं मैं, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश सुलेमान पर्वत। ठीक है, तो हिंदुकुश हो गया, हिंदुकुश के पश्चात सुलेमान हो गया, सुलेमान के पश्चात है ये किरथर, तो इसका नाम है किरथर पर्वत। किरथर पर्वत हो गया। किरथर के पश्चात ये है हमारा जाग्रोस, तो इसका नाम है क्या, जाग्रोस पर्वत। ठीक है, इसके बाद है एल्ब्रूस, तो इसका नाम है ई के लिए क्या है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस स्थान पर इसको लिख रहा हूं मैं, ई का मतलब है एल, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, पता चले आप लोग गड़बड़ कर दें, कंफ्यूज जाए। ई के लिए है क्या, एल्ब्रूस पर्वत। ठीक है, एल्ब्रूस पर्वत। एल्ब्रूस पर्वत के बाद फिर ये है हमारा टॉरस माउंटेन, तो इसके लिए है क्या, टॉरस पर्वत या टॉरस माउंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में विस्तारित ये महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, जिनका विस्तार इस पामीरियाई गांठ से लेकर के कहां तक है, आर्मेनियाई गांठ तक हुआ है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में इस क्षेत्र के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, हिमालय और हिमालय के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
सैद्धांतिक टॉपिक में जब मेंस के टॉपिक चलेंगे तो वहां पर देखेंगे इनकी उत्पत्ति के पीछे का क्या कारण था, टेथिस क्या कारण है कि पामेरियन पठारी क्षेत्र एक केंद्र के रूप में डेवलप हुआ और पामेरियन पठारी क्षेत्र से ही समस्त ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र जिसमें से ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालयन, तो इस तरह के क्षेत्रों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। तो इनके बारे में डिटेल में अलग से चर्चा होगी, ठीक है। टेथिस सागर क्या था, टेथिस सागर का क्या रोल था, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, और फिर इसके बाद क्यों आज के टाइम में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह आते हैं तो हमें ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। कई चीज बातें हैं जुड़ी हुई एक दूसरे से, तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम तो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलिए, तो दूसरा पार्ट था हमारा मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र का। तो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात कर लीजिए। तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग का संबंध है पठारी क्षेत्र से। यहां हम इंडियन ज्योग्राफी में तो ऐसे पढ़ेंगे भारत के पठारी क्षेत्र के बारे में, पर देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से पठार हैं इसमें। तो तीसरा जो है पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र में तामरीन बेसिन इंपॉर्टेंट है। तो चाइना में जाइएगा और चाइना में जाकर देखिए तामरीन बेसिन कहां पर है, तो यह है चीन में, तामरीन बेसिन। दरअसल इस पठारी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पठारों का विस्तार हुआ है। उच्च भूमियां हैं, पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है, बेसिन वाले क्षेत्र हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट बेसिन है जिसका नाम है तामरीन बेसिन, और ये तामरीन बेसिन जो है चीन में है। ऐसा ही इसी क्षेत्र में गोबी मरुस्थल का भी विस्तार है। क्या नाम है, गोबी का मरुस्थल। तो दूसरा जो इस विस्तारित क्षेत्र है वो है गोबी का मरुस्थल। ये भी आपका चीन में ही मिलेगा, गोबी मरुस्थल का विस्तार, ठीक। ऐसा ही जुगारिया बेसिन है। तो एक क्षेत्र आप देखिएगा जुगारिया बेसिन, तो जुगारिया बेसिन का विस्तार हुआ है। तो कौन कौन से, तामरीन बेसिन हुआ, गोबी मरुस्थल हुआ, जुगारिया बेसिन हुआ, उसके बाद तुर्की का अनातोलिया का पठार हुआ। तो तुर्की का अनातोलिया का पठार, तुर्की में अनातोलिया का पठार। भारत में इस क्षेत्र में क्या है, तो भारत में यहां पर दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार है भारत में आपका, ठीक है। साइबेरियन क्षेत्र में जाते हैं तो इस स्थान पर देखते हैं कि याकूत का पठारी क्षेत्र दिखाई देता है। तो एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, क्या नाम है इसका, याकूत का पठार। याकूत का पठार जो कि कहां है, ये है साइबेरिया के क्षेत्र में। तो इस तरह से कुछ पठारी क्षेत्र हैं, और इन पठारी क्षेत्रों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। कहां पर, तो जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं द्वीप समूह की। तो द्वीप समूह की बात करते हुए थोड़ा सा प्रायद्वीप वगैरह देखेंगे, और उसके साथ साथ द्वीप जो आते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कामचटका प्रायद्वीप, रसिया में आइए, और रसिया में जो लोकेशन मैं कहता हूं उनको देखते हुए पूरब से बढ़ना है हमें। तो सबसे जो पहली लोकेशन देखना है आपको, वो देखना है कामचटका प्रायद्वीप को। तो एक है कामचटका प्रायद्वीप, जल्दी से पहुंचिए कामचटका प्रायद्वीप पर। कामचटका प्रायद्वीप के बाद देखना है ओखोटस्क सागर।
क्या देखना है आपको? तो देखना है ओखोटस्क सागर, कामचटका प्रायद्वीप, ओखोटस्क सागर, और उस ओखोटस्क सागर के बाद देखिएगा सखालिन आइलैंड। तो रसिया का आइलैंड है और क्या नाम है? सखालिन आइलैंड, रूस का है ये। तो सखालिन आइलैंड देखना है आपको। और सखालिन आइलैंड के पश्चात अब पहुंचिए सोया स्ट्रेट। सोया स्टेट, तो अब जाइए कहां पर? सोया स्ट्रेट। तो पहुंचना है सोया स्ट्रेट पर, ठीक है। सोया स्ट्रेट जो है, सोया स्ट्रेट के साउथ में आते हैं। तो साउथ में आने पर जापान का एक द्वीप है, उसका नाम है होक्काइडो। तो सोया स्ट्रेट के साउथ में आइएगा तो आपको अब जापान मिलना शुरू हो जाएगा। जापान का द्वीप होक्काइडो, यहां से हम डिस्कशन करना है। जो हमारा टॉपिक मेन है वो इस स्थान पे है। कुल मिलाकर बात क्या हुई? कामचटका प्रायद्वीप से चले, कामचटका प्रायद्वीप से आगे बढ़े तो देखा हमने सबसे पहले ओखोटस्क सागर को। ओखोटस्क सागर के बाद हमें मिला सखालिन आइलैंड। सखालिन आइलैंड को पार किए, सोया स्ट्रेट मिल गया। सोया स्ट्रेट क्या करता है? तो सोया स्ट्रेट ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ रहा है। पहली बात क्या कर रहा है ये? इधर है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। इस ओखोटस्क सागर को जोड़ता है किससे? जापान सागर से। तो जापान सागर। तो सोया स्ट्रेट के बारे में जो बात है महत्वपूर्ण, वो क्या बात हुई? सोया स्ट्रेट ओखोटस्क सागर को जापान सागर के साथ जोड़ने का काम कर रहा है और साथ ही साथ जापान के होक्काइडो द्वीप को रूस से अलग कर रहा है, रूस के सखालिन आइलैंड से अलग कर रहा है। तो ध्यान रहे, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये सोया स्टेट क्या कर रही है? तो ये जापान को, जापान के होक्काइडो द्वीप को, होक्काइडो द्वीप को रूस के सखालिन आइलैंड से अलग कर रहा है, ठीक। अब चलते हैं जापान में। सोया स्ट्रेट पार कर लिए और जापान द्वीप समूह पे हम लोग चलते हैं। तो सोया स्ट्रेट पार करने के पश्चात देखते हैं कहां पर? जापान। और ये है हमारा जापान। जापान के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो आइलैंड एरिया है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जापान के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी बातें? तो जापान में जो द्वीप समूह हैं उनकी बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, क्योंकि सवाल भी ऐसे पूछता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के द्वीप समूहों को व्यवस्थित करने के लिए पूछता है। तो जैसे हमने माउंटेन्स वगैरह डिस्कस कर लिए, अब वैसे ही इस क्षेत्र का जो आइलैंड एरिया है, इस आइलैंड एरिया को भी डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मिलेगा होक्काइडो द्वीप। तो जापान का एक द्वीप मिलेगा, उसका नाम है होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो के साउथ में आएंगे हम। होक्काइडो के साउथ में आइए तो यहां पर आपको मिलेगी एक जल संधि
इस जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि को पार करेंगे तो जापान का एक द्वीप मिलेगा, इस द्वीप का नाम है होन्शु। होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप मिलेगा। होन्शु के साउथ में आएंगे तो सिकुकु, सिकुको या सिकोको या सिकुकु, सिकोको, और इसके बाद अंत में क्यूसू द्वीप है। तो अंत में आपको मिलेगा क्या? क्यूसू। क्यूसू द्वीप मिलेगा। सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में आपको जापान का होक्काइडो द्वीप, उसके बाद होन्शु द्वीप साउथ में, होन्शु के पश्चात सिकोको द्वीप, सिकोको के पश्चात क्यूशु द्वीप मिलेगा। ठीक है। सुगारू जल संधि है। सुगारू जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है, जबकि जापान सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ने का काम करती है। अगर जापान की बात करें तो जापान को क्या कहा जाता है? ये सब जापान के द्वीप हैं, और जापान को कहते हैं क्या? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो इसे कहते हैं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। सूर्योदय का देश भी इसे कहते हैं, भूकंपों का देश भी इसे कहते हैं। तो इसे कहा जाता है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश भी इसे कहते हैं, और इसे भूकंपों का देश भी कहा जाता है। ठीक। अब कुछ बातें देखते हैं, समझते हैं। इन जो आइलैंड्स हैं, ये जो द्वीप समूह हैं जापान के, इन द्वीप समूहों के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं होन्शु द्वीप की। होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु पे आइए। तो होन्शु क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इस स्थान पर जापान का मैदान क्वांटो स्थित है। तो पहली बात, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। प्राकृतिक रूप से जापान का मैदान यहीं पर है, जिसे कहा जाता है क्वांटो। तो दूसरी बात, इस स्थान पर जापान का मैदान क्वांटो है। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो इसी द्वीप पर अवस्थित है। तो तीसरी बात हो गई क्या? कि यहां पर जापान की सबसे बड़ी नदी, इसका नाम है क्या? सिनानो। ये भी यहीं पर स्थित है। ये तो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हुई जो स्थित हैं। जापान की राजधानी की बात अगर करें हम, अच्छा एक चीज और है, यहां पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी है। आपने नाम सुना होगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी का। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, मैंने आपको बताया होगा कि एक प्रकार का कैसा ज्वालामुखी है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी इसी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ये हो गई जो भौगोलिक स्थलाकृतियों से संबंधित बातें थी, ये भौगोलिक स्थलाकृतियों से रिलेटेड बातें। अब कुछ औद्योगिक और राजनीतिक चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो इसी द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर ही
जापान की राजधानी टोक्यो है, तो इसी द्वीप समूह पर जापान की राजधानी टोक्यो भी इसी पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो भी इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है। इस होन्शु द्वीप पर एक शहर है, इसका नाम है ओसाका। ओसाका बहुत जापान का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो मैं इन कुछ बातों को अब मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को पास जगह नहीं है। खैर इधर लिख देते हैं। तो होन्शु द्वीप पर ही क्या स्थित है? होन्शु द्वीप पर एक जापान का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और जापान का महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है इसका क्या नाम है? लगा दो उसको। जापान का महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहां पर, और इसका नाम है ओसाका। इस स्थान पर ओसाका स्थित है, जो कि जापान का बंदरगाह है। पहली बात तो ओसाका है, जापान का बंदरगाह है। जापान का में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। तो ये जापान में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद इसी होन्शु द्वीप पर एक शहर है, इस शहर का नाम है नगोया। तो इसी होन्शु द्वीप पर एक और शहर स्थित है, इसका नाम है नगोया शहर। नगोया शहर। अब देख सकते हैं यहां पर जापान की राजधानी टोक्यो, ये हो गया नगोया। ठीक। तो ये हो गया आपका ओसाका, जिसकी हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट क्या है? नगोया शहर। तो यहां पर नगोया शहर है। नगोया महत्वपूर्ण है क्योंकि नगोया जो है तो जापान में ऑटोमोबाइल उद्योग और मोटर वाहन उद्योग का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए इसे पूर्व का डेट्रॉइट अथवा जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। तो नगोया क्या है? नगोया जापान में ऑटोमोबाइल, जापान में ऑटोमोबाइल व मोटर वाहन उद्योग का केंद्र है। जापान में ऑटोमोबाइल और मोटर वाहन उद्योग का केंद्र है। इस नगोया शहर को जापान के डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जापान का डेट्रॉइट। ठीक है। साथ ही साथ इसी होन्शु द्वीप पर क्वेटो शहर भी स्थित है। तो अब कुछ बातों को मिटा देते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। इसी होन्शु द्वीप पर क्या है? तो जापान का क्वेटो शहर, क्वेटो शहर भी स्थित है यहां पर। क्वेटो जो है तो जापान की पुरानी राजधानी है। तो जापान का की पुरानी राजधानी है, तो पुरानी राजधानी शहर है। और यहां पर हस्तकला उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग का या हस्तकला उद्योग का इस स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में विकास, बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो ये पहली बात तो क्या है? ये जापान की पुरानी राजधानी है, जापान की पुरानी राजधानी है, और यहां पर हस्तकला उद्योग
हस्तकला उद्योग का विकास हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ है, हस्तकला उद्योग का विकास हुआ है। साथ ही साथ इसके दक्षिणी भाग में हिरोशिमा शहर भी स्थित है। तो इसी होन्शु द्वीप के दक्षिणी हिस्से में हिरोशिमा शहर भी स्थित है। यह है हिरोशिमा, और हिरोशिमा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यहां पर परमाणु विस्फोट किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा। तो इसी होन्शु द्वीप के दक्षिणी सिरे पर या दक्षिणी भाग में एक शहर है, इस शहर का नाम है क्या, हिरोशिमा। तो यहां पर हिरोशिमा शहर भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। उसके बाद शिकोकू द्वीप है और क्यूशू द्वीप है। क्यूशू द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यूशू द्वीप पर जापान का एक शहर है नागासाकी। तो क्यूशू द्वीप पर जापान का एक शहर स्थित है, इस शहर का नाम है नागासाकी शहर है। ठीक है, तो ये बातें हुई जापान के बारे में। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या, कि पहली बात तो सूर्योदय का देश कहा जाता है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं इसे, और भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित है, इसलिए हम कहते हैं भूकंपों का देश भी इसे कहते हैं। जापान जो है, तो जापान के जो द्वीप समूह हैं इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर जरूर ध्यान रखिएगा, अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। कौन कौन से हैं, तो होकैडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशू द्वीप समूह हैं। होकैडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशू, और साथ साथ सुगारू जल संधि के बारे में भी ध्यान रखना है। सुगारू जल संधि सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा द्वीप समूह, तो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है होन्शु द्वीप समूह। और होन्शु द्वीप समूह के बारे में कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं, कि यह सब प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का मैदान क्वांटो, सबसे बड़ी नदी सिनानो और फ्यूजियामा ज्वालामुखी इसी होन्शु द्वीप पर स्थित हैं। राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो इस होन्शु द्वीप पर क्या है, जापान की राजधानी है यहां पर टोक्यो स्थित है। यहां पर इसी होन्शु द्वीप पर क्वेटो शहर स्थित है, जो जापान का प्राचीन शहर है। हस्तकला उद्योग का यहां पर विकास हुआ है। इस होन्शु शहर में ओसाका है, जिसे जापान का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। और यहां पर क्या हुआ है, तो इस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहां पर इसी शहर, यहां पर नगोया शहर भी स्थित है, जो जापान में ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बड़ा केंद्र है, मोटर वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग का बड़ा केंद्र है। इसे जापान का डेट्रॉइट भी कहते हैं। और इसके दक्षिणी हिस्से पर कौन सा शहर है, तो हिरोशिमा शहर है। क्यूशू में नागासाकी शहर अवस्थित है। तो ये बातें हुई जापान के बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय हम देखते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। कुछ द्वीप समूह हैं, तो इस स्थान पर जो द्वीप समूह हैं इनकी बात करते हैं। इंडोनेशिया का क्षेत्र है, मलेशिया का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया आपका फिलीपींस द्वीप समूह, इतनी ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिलीपींस द्वीप समूह के बाद हम लोग पहुंचते हैं इस क्षेत्र पर, जहां पर इंडोनेशिया और मलेशिया का जो क्षेत्र है, कुछ महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं, इनकी बात करते हैं। तो ये जो प्रायद्वीप नुमा क्षेत्र दिखाई देता है ना, दे रहा है, इसे कहते हैं मलय प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हम लोग अपनी कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं, मलय प्रायद्वीप से। देखिए, कुछ इस तरह से है। मलय प्रायद्वीप विस्तारित है, ये जो क्षेत्र है इसे हम क्या कह सकते हैं, अरे इस स्थान पर ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्या, मलय प्रायद्वीप। मलय पेनिनसुला है, मलय प्रायद्वीप है।
मलय प्रायद्वीप है। ठीक है, इस मलय प्रायद्वीप के इस क्षेत्र पर मलेशिया का हिस्सा है। तो अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो ये मलेशिया का भाग है। क्या हुआ जी? मलेशिया का भाग है। जयकांत, इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है उधर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक द्वीप है इस स्थान पर, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। इन द्वीपों को अरेंज करने के लिए बारे में पूछता है तो ध्यान से समझिएगा। सुमात्रा के बाद एक द्वीप मिलेगा इस स्थान पर है, इसका नाम है जावा। फिर एक द्वीप है बाली, फिर एक द्वीप है इसका नाम है लोम्बोक। ये सब इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं। क्या क्या नाम है? इसका नाम है सुमात्रा। पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो एस का मतलब हो गया, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, सुमात्रा। ये है जे का मतलब है क्या? जावा। ये है बी, इसका मतलब है ये है बाली। और एल ये है लोम्बोक। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक द्वीप समूह है। फिर इस स्थान पर है आपका विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है, इसे कहते हैं बोर्नियो। तो ये है क्या? इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप है। यहां बोर्नियो द्वीप में 3 देश स्थित हैं यहां पर। और बोर्नियो द्वीप के बाद है एक सुलावेशी। तो ये है सुलावेशी। सुलावेशी। ठीक, अगर बोर्नियो की बात करें तो ये बोर्नियो जो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद है न्यू गिनी। न्यू गिनी के बाद है तीसरा, इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप, यही है बोर्नियो। और चौथे नंबर में है मेडागास्कर। तो चौथे नंबर का द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। चौथे नंबर। बोर्नियो में 3 देश हैं, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है। तो देखिए इधर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जिसे मैं वाइट पेन उससे सॉरी हाँ जिसे मैं वाइट पेन से दिखा रहा हूं, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं। यहां पर है ये इंडोनेशिया का क्षेत्र, इंडोनेशिया का क्षेत्र है। इसके पश्चात यहां पर जो क्षेत्र है ये है मलेशिया का क्षेत्र। तो ये मलेशिया का क्षेत्र है। और बीच में इसके एक क्षेत्र अवस्थित है, इसे कहा जाता है ब्रुनेई। तो यहां पर बीच में एक क्षेत्र है, ये है क्या? ब्रुनेई। ब्रुनेई। इस बोर्नियो द्वीप में मलेशिया के 2 शहर हैं, सबाक और सबाह। सबाह और सरावाक और सबाह। तो सरावाक और सबाह 2 शहर यहां पर स्थित हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है ज्वालामुखीता की प्रक्रिया से बना है। ज्वालामुखीता की प्रक्रिया से बनने के साथ साथ क्या है, तो यहां पर 3 देश हैं इसी द्वीप समूह पर। एक इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहां पर मलेशिया का क्षेत्र यहां भी है और इस ब्रुनोई में भी है। तो यहां पर मलेशिया का भी क्षेत्र है और मलेशिया के साथ साथ
मलेशिया के साथ साथ ब्रुनेई का भी है। तो ये बोर्नियो द्वीप है और इस बोर्नियो द्वीप समूह पर 3 क्षेत्र स्थित हैं। बोर्नियो द्वीप पर 3 क्षेत्र स्थित हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में अगर बात की जाए तो इस स्थान पर एक जल संधि है। यहां पर इस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। सुमात्रा द्वीप भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफी नजदीक है, ध्यान रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नजदीक द्वीपों में से है सुमात्रा। तो यहां पर एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम है, 1 नंबर में दे करके नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। इस जल संधि का नाम है, नहीं यहीं लिख दे रहे हैं, इसका नाम है क्या? मलक्का जल संधि। यहां पर क्या है? तो ये मलक्का जल संधि है। ये मलक्का जल संधि क्या कर रही है? तो मलय प्राय द्वीप को मलेशिया के मलय प्राय द्वीप, मलेशिया का क्षेत्र को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग कर रही है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि के बारे में क्या कि मलय प्राय द्वीप और मलय प्राय द्वीप किसका? मलेशिया का। इसको किससे अलग कर रही है? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के किससे? सुमात्रा द्वीप से अलग कर रही है। और साथ ही साथ ये क्या कर रही है? तो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ रही है। तो ये मलक्का जल संधि इधर है अंडमान सागर, तो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ रही है। तो मलक्का जल संधि के बारे में जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि मलक्का जल संधि क्या कर रही है? तो मलक्का जल संधि मलय प्राय द्वीप में मलेशिया के क्षेत्र को सुमात्रा द्वीप में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग कर रही है और हिंद महासागर में अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का कार्य कर रही है। दूसरी एक इस स्थान पर जल संधि है, इस जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। तो एक मलक्का हो गई, दूसरी जल संधि हो गई हमारी कौन सी? सुंडा जल संधि। ये सुंडा जल संधि भी बड़ी ही महत्वपूर्ण जल संधियों में से एक है, सुंडा जल संधि। ये भी जावा सागर को हिंद महासागर के क्षेत्रों से जोड़ रही है, लेकिन इसके बारे में ध्यान क्या रखना है कि ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया के जावा द्वीप के साथ अलग करने का काम कर रही है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा को इंडोनेशिया के जावा द्वीप से अलग कर रही है। सुमात्रा द्वीप बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है क्योंकि सुमात्रा द्वीप पर एक झील स्थित है। इस झील का नाम है टोबा झील। तो सुमात्रा द्वीप महत्वपूर्ण है क्योंकि सुमात्रा द्वीप पर टोबा झील है। तो सुमात्रा द्वीप क्या है? हम कह सकते हैं सुमात्रा द्वीप पर टोबा झील स्थित है। जावा द्वीप पर जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। तो जो जावा द्वीप है, इस जावा द्वीप पर क्या स्थित है? इस पर स्थित है जकार्ता, जो कि क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। साथ ही साथ यहां पर बांडुंग शहर भी है। तो इसी जावा पर क्या है? तो यहां पर जकार्ता और बांडुंग शहर भी हैं। इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया जो है, तो इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया
ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका? तो सिनकोना का उत्पादन करता है। सिनकोना का उत्पादन करता है इंडोनेशिया। विश्व में इंडोनेशिया सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। सबसे बड़ा उत्पादक है सिनकोना का। और आप जानते हैं सिनकोना से क्या बनाई जाती है? कुनैन, जो कि मलेरिया की दवा है। तो सिनकोना से ही बनाई जाती है कुनैन, जो क्या है? मलेरिया की दवा है। तो सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो कि मलेरिया की दवा है। अब थोड़ी सी बात मलेशिया की कर लेते हैं। तो मलेशिया में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोपेन खान, जो कि विश्व की सबसे बड़ी टिन की खान है। तो अगर बात कर लें मलेशिया की, तो मलेशिया में जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है? गोपेन खान। कई बार सवाल इसमें पूछ चुका है। गोपेन खान। और गोपेन खान के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान, मलेशिया की गोपेन खान। मलेशिया में ही किंता केलांग घाटी भी है। तो यहां पर एक घाटी है, इसका नाम है किंता केलांग घाटी। किंता केलांग घाटी भी टिन उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। तो किंता केलांग घाटी है, और किंता केलांग घाटी भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी टिन उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है किंता केलांग घाटी। और यहां पर देखिएगा एक शहर है इपोह, एक प्रकार का खनन शहर है। तो एक जगह है क्या? इपोह। इस किंता केलांग घाटी में स्थित है इपोह। और जो इपोह है मलेशिया का क्या है? खनन शहर है। मलेशिया विश्व में रबर उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी देशों में से एक है। तो मलेशिया रबर उत्पादन के लिए भी विश्व में सबसे अग्रणी देश है। यहां पर रबर के बागान हैं, जिन रबर के बागानों को रबर एस्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर रबर के बागान हैं, और इन रबर बागानों को रबर एस्टेट कहते हैं, रबर एस्टेट। और साथ साथ मलेशिया में क्या है? तो पाम ऑयल। तो पाम ऑयल के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है मलेशिया। ठीक, तो मलेशिया के बारे में कुछ बातें होंगी। ध्यान रखना है यहां पर दो जल संधि, एक कौन सी? एक जल संधि है मलक्का, और दूसरी जल संधि है सुंडा जल संधि के बारे में। तो मलक्का सुंडा जल संधि, और इन द्वीपों का अरेंजमेंट देखिएगा। इंडोनेशिया के द्वीप पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे विस्तारित हैं, कौन कौन से हैं? तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बोर्नियो द्वीप समूह के ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्नियो द्वीप समूह में ज्वालामुखीता की प्रक्रिया से बना हुआ द्वीप समूह है, और 3 देश इस द्वीप समूह पर अवस्थित हैं। 3 देश में कौन कौन से? एक देश तो है हमारा इंडोनेशिया, और एक है मलेशिया, और एक है ब्रुनेई। ये 3 देश इस जगह पर स्थित हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं हॉर्मुज जल संधि के बारे में। तो थोड़ा सा हॉर्मुज जल संधि तक पहुंचिए। तो
क्या नाम है? होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि। यूएई और ईरान के पास जाइए। कहां जाना है? यूएई और ईरान, इस स्थान पर। यूएई और ईरान इस स्थान पर है होर्मुज स्ट्रेट। इसमें दिखा नहीं रहा, एटलस में आप लोग देखिए होर्मुज स्ट्रेट। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रही है। तो होर्मुज स्ट्रेट क्या कर रही है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, होर्मुज जल संधि। साथ ही साथ ये यूएई को ईरान से अलग कर रहा है, तो ईरान से सेपरेट कर देता है। यूएई को ईरान से अलग करता है होर्मुज स्ट्रेट, देख लीजिए। यूएई को ईरान से अलग कर रहा है और फारस की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। अब देखते हैं पाक स्टेट के बारे में। तो मन्नार की खाड़ी पे जाइए इस स्थान पर, और यहाँ पर देखिए आप लोग पाक स्टेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो एक अंतिम स्टेट है जो ध्यान रखनी है, पाक जल संधि। क्या नाम है इसका? पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या कर रही है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, और साथ साथ भारत का जो पंबन द्वीप है, भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग कर रही है। तो ये क्या कर रही है? भारत का पंबन द्वीप, इसे अलग करती है किससे? तो श्रीलंका से। तो भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करने का ये काम करती है। ठीक, तो अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप को हमने भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर लिया, और एशिया महाद्वीप को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत करके डिस्कस कर लिया। 4 अलग अलग भागों की बारे में बातें कर ली, और जो इंपॉर्टेंट बातें थी लगभग एशिया महाद्वीप की डिस्कस कर लिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। इंडिया के बारे में तो डिटेल में हमको पढ़ना ही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं एशिया महाद्वीप की, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ, फिर कंप्लीट करते हैं इसे। तो हेडिंग लगाइए, एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। और पहली नदी है हुआंग हो नदी। तो एशिया महाद्वीप की जो पहली नदी हमें डिस्कस करनी है, इस नदी का नाम है हुआंग हो नदी। इस हुआंगहो नदी को येलो रिवर या पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या जाना जाता है? पीली नदी के नाम से, अथवा येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआंगहो नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हुआंगहो नदी निकलती है कुनलुन पर्वत से। तो इस हुआंगहो नदी का उद्गम होता है कहां से? कुनलुन पर्वत से इसका उद्गम होता है। गोबी के मरुस्थलीय क्षेत्र से बहती है, और गोबी के मरुस्थलीय क्षेत्र से बहते हुए पोहाई की खाड़ी पे जाती है। पहले येलो सागर में जाती थी, अब ये पोहाई की खाड़ी में, पोहाई की खाड़ी। पहले ये गिरती थी येलो सागर में,
गोबी मरुस्थल से प्रवाहित होते हुए जाती है, तो गोबी का मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है। पोहाई की खाड़ी से में जाती है, जाकर के इसका निकास होता है। इसके बारे में ध्यान क्या रखना है, पोहाई की खाड़ी में निकास होता है, ध्यान ये रखना है कि यह नदी अपने कटाव के लिए नदी अपर्दन सर्वाधिक नदी अपर्दन करने वाली नदियों में से एक है। तो यह नदी क्या करती है, नदी अपर्दन करती है या क्षेत्र का कटाव करती है। तो कटाव का करती है, यह नदी करती है क्या, नदी अपर्दन, और इसके क्रम में क्षेत्र का कटाव करती है, क्षेत्र का कटाव करती है, और पीले रंग के सिल्ट का निक्षेपण करती है। अपने साथ में अधिक मात्रा में पीला सिल्ट लेकर के जाती है। तो अपने साथ अधिक मात्रा में पीले रंग का सिल्ट लेकर के जाती है, इसीलिए इस नदी को पीली नदी कहा जाता है, पीले रंग का सिल्ट लेकर के जाती है। बहुत अधिक क्षेत्र का कटाव करती है, सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, मार्ग परिवर्तित करती रहती है, इसलिए इस नदी को पीली नदी के साथ साथ चीन का शोक भी कहते हैं। तो इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन करती है, बाढ़ आती है और मार्ग परिवर्तन कर लेती है ये, ठीक है। अपने साथ येलो सिल्ट लेकर के जाती है, पीले रंग का सिल्ट, जिसे कहा जाता है क्या, लोयस रेत कहा जाता है। इस येलो सिल्ट को लोयस रेत भी कहते हैं, गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लोयस सिल्ट इस नदी के द्वारा, लोयस इस नदी में क्या कह सकते हैं हम कि लोयस सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। इस नदी बेसिन क्षेत्र में, नदी के तट पर नहीं, नदी का जो बेसिन एरिया है, नदी का जो बेसिन एरिया है, तो नदी के तटीय क्षेत्र में नहीं बल्कि नदी के बेसिन एरिया में, नदी बेसिन क्षेत्र में चीन की राजधानी बीजिंग स्थित है। तो नदी का जो बेसिन एरिया है, तो नदी बेसिन में कहां पर, तो हम कह सकते हैं नदी बेसिन में चीन की राजधानी है बीजिंग। तो बीजिंग जो है इस येलो नदी के बेसिन एरिया में स्थित है, और बीजिंग के आसपास एक क्षेत्र है सांगसी सेंगसी क्षेत्र। तो यहां इसके पास में अवस्थित है क्या, इसके पास स्थित है सांगसी सेंगसी क्षेत्र। यह भी इस नदी बेसिन का क्षेत्र है। किस नदी बेसिन का, ह्वांगहो नदी बेसिन का क्षेत्र है सांगसी सेंगसी क्षेत्र। और ये सांगसी सेंगसी क्षेत्र क्या है, तो सांगसी सेंगसी क्षेत्र चीन में कोयला भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर कोयला भंडार है, तो चीन में यह क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है सांगसी सेंगसी क्षेत्र। अभी रुक जाओ 10-15 मिनट, टॉपिक कंप्लीट करके तब। सांगसी सेंगसी क्षेत्र क्या है, तो सांगसी सेंगसी क्षेत्र चीन में कोयला भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो देखिए, ह्वांगहो नदी के बारे में हमने बात की कि कुनलुन पर्वत से यह नदी निकलती है, अब वर्तमान समय में पोहाई की खाड़ी में जाकर के गिरने लगी है। पहले यह नदी जाती थी येलो सागर में, इसका निकास होता था, तो उसी के पास में है पोहाई की खाड़ी, आप एटलस में देखिए, तो उसी के पास में है पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी में जाती है। येलो नदी ऐसी नदी है जो ह्वांगहो नदी है, क्या करती है, तो गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर के बहती है। ये पीले रंग का सिल्ट लेकर के जाती है, और पीले रंग के सिल्ट को लेकर के जाती है। इसके कारण क्या है, पीली नदी के नाम से बहती है, बहुत अधिक क्षेत्र का कटाव करती है, मार्ग परिवर्तन करती है, चीन का शोक के नाम से जानी जाती है। इस नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, तो नदी बेसिन के क्षेत्र में चीन की राजधानी बीजिंग है, और इस नदी बेसिन के क्षेत्र में बीजिंग के पास में सांगसी सेंगसी क्षेत्र है। और सांगसी सेंगसी क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, तो चीन में कोयले के भंडार यहां पर बहुत अधिक हैं, तो कोयला भंडार की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है सांगसी सेंगसी क्षेत्र, ठीक है। दूसरी नदी है यांगसी क्यांग नदी, तो दूसरा हेडिंग लगाइए यांगसी क्यांग नदी। तो दूसरी जो नदी है चीन की ही नदी है, ये भी, इसका नाम है क्या,
यांगसी क्यांग नदी। उसको बंद कर लो यार, ये स्लो करो, ये दरवाजा लगा दो। यांगसी क्यांग नदी, ये यांगसी क्यांग नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस नदी का उद्गम होता है चीन की उच्च भूमि से। यांगसी क्यांग नदी का उद्गम होता है चीन की उच्च भूमि से। चीन की उच्च भूमि से यांगसी क्यांग नदी का उद्गम होता है और ये अपवाहित होते हुए पूर्वी चीन सागर, कहां पर? तो यह नदी अपवाहित होते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। यांगसी क्यांग नदी की अगर बात करें तो यांगसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यांगसी क्यांग नदी क्या है? एशिया की ये सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग नदी। इस नदी के तट पर चीन का संघाई शहर स्थित है। तो इस नदी के तट पर क्या है? चीन का संघाई शहर है। इस नदी के तट पर क्या है? इस नदी के तट पर है संघाई शहर। संघाई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। संघाई चीन की आर्थिक राजधानी है। तो ये क्या है? चीन की आर्थिक राजधानी भी है संघाई। संघाई चीन की आर्थिक राजधानी भी है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए चीन में सबसे प्रसिद्ध है। तो ये यहां पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ संघाई बंदरगाह शहर है। तो चीन का सबसे बड़ा पत्तन भी है ये। तो संघाई क्या है? ये चीन का सबसे बड़ा, चीन का सबसे बड़ा पत्तन भी है। संघाई सबसे बड़ा पत्तन है। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर संघाई है। संघाई क्या है? संघाई के बारे में और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखिएगा कि संघाई विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। तो विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है संघाई। अच्छा, इस नदी के यांगसी क्यांग जो नदी है, यांगसी क्यांग नदी के तट पर एक और शहर है, चीन का ही शहर है। इस शहर का नाम है वुहान। अब काफी चर्चा में भी था वुहान शहर। वुहान शहर है। जो वुहान शहर है, वुहान भी चीन का एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह चीन में लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो वुहान जो है, वुहान चीन में लौह इस्पात उद्योग का, चीन में किसके लिए? तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। वुहान चीन में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र भी है। ठीक है, अब एक और नदी है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है मेकांग नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की है, ध्यान रखिएगा। तो यांगसी क्यांग के बाद एक और नदी है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, मेकांग नदी के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, क्या नाम है? नदी का नाम है मेकांग नदी।
तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से नदी का उद्गम होता है। कहां से? तिब्बत का पठार अपवाहित होते हुए हो चिन मिन्ह सिटी के पास जाकर के हिंद महासागर में मिल जाती है। कहां पर? हिंद महासागर में जाकर गिरती है यह नदी। तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन से अपवाहित होती है, तो ये नदी सबसे पहले तो चीन से अपवाहित होती है। चीन के पश्चात ये नदी पहुंचती है म्यांमार, तो चीन के पश्चात म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती है। तो थाईलैंड और लाओस की सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी है। इसके बाद ये आती है कहां पर? थाईलैंड लाओस के बाद कंबोडिया, तो इसके बाद आती है ये कंबोडिया। तो थाईलैंड लाओस की सीमा बनाती है, थाईलैंड लाओस की सीमा बनाने के बाद आती है कंबोडिया, और कंबोडिया की राजधानी नामपेन इसके तट पर है, कंबोडिया की राजधानी। इसके बाद आती है, जाती है वियतनाम में। तो कंबोडिया के पश्चात कंबोडिया के मैदान से अपवाहित होती है, तो कंबोडिया में कंबोडिया मैदान से अपवाहित होती है और फिर जाती है वियतनाम, और वियतनाम का एक शहर है हो ची मिन्ह, इसके तट पर है हो ची मिन्ह सिटी। तो हो ची मिन्ह सिटी से होती हुई, अपवाहित होती हुई अंत में ये जाकर के मिल जाती है कहां पर? हिंद महासागर में चली जाती है। जो मेकांग नदी है, मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये। दक्षिण पूर्व एशिया की ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ये मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है, मेकांग नदी। इसके बाद एक और नदी है इरावती नदी, तो ध्यान से देख लीजिएगा, एटलस में मार्क कर दीजिएगा। एक नदी है माली और एक नदी है नामी, ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो मिलने के बाद इरावती नदी बनती हैं, और माली और यामी नदियां हैं, मिलती हैं, मिलकर के इरावती नाम नदी बनती हैं, और ये भी आती है कहां पर? हिंद महासागर में ही। पेगुयामा इसके एक तरफ है और एक तरफ है अराकान योमा। तो एक तरफ है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत है, और एक तरफ है पेगुयामा पर्वत, इनके मध्य से होकर बहती है। इस नदी के तट पर यंगून शहर है, रंगून जिसके कहा जाता था, तो यंगून शहर है इस नदी के तट पर। ठीक है, इरावती नाम है इसका, इरावती नदी। तो दो नदियां, एक का नाम है नामी और एक का नाम है माली, ये दो नदियां मिलने के बाद साथ इरावती नदी बन गई, और इरावती नदी के बारे में जान लिया हमने। एक नदी है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, तो दो नदियां और ध्यान से देख लेते हैं, जिसे दजला फरात कहा जाता था प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में एक नदी का नाम था दजला, एक का फरात। अब कहते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। पहले कहते थे इनको क्या? दजला व फरात नदियां। पढ़ा होगा आपने इतिहास में दजला फरात की कहानी। तुर्की में से निकलती हैं, तुर्की से इनका उद्गम होता है, और तुर्की में क्या है? टॉरस पर्वत। तो तुर्की में टॉरस पर्वत से ये नदियां निकलती हैं, दजला और फरात, और आती हैं कहां पर? फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में आकर के गिर जाती हैं।
इनके मध्य का जो क्षेत्र था, मेसोपोटामिया सभ्यता, आपने सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों नदियों के मध्य में ही था मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान में इन नदियों के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है, इन नदियों का दोआब क्षेत्र गेहूं उत्पादन की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है। तो इस नदी का दोआब क्षेत्र में गेहूं और खजूर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इस नदी के तट पर बगदाद स्थित है, जो कि ईरान की राजधानी भी है। तो यहां पर बगदाद है, जो कि ईरान की राजधानी है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से जो हमारा क्या था, एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली। अब अंत में देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में कुछ मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उन मरुस्थलीय प्रदेशों की चर्चा कर देते हैं। तो हेडिंग लगाइए, एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण मरुस्थल। और इसमें से एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है रब अल खाली मरुस्थल। तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल लगाइए, और पहला मरुस्थल का क्या नाम है, रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली या रब अल खली मरुस्थल। ठीक है, ये कहां पर है, तो ये है सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब का ये मरुस्थल है। रब अल खाली मरुस्थल कैसा है, तो विश्व का सबसे बड़ा बालू का मरुस्थल है ये रब अल खली मरुस्थल। तो इसके बारे में ध्यान रखना, पूछता है ये विश्व का सबसे बड़ा बालू का मरुस्थल है, बालू का मरुस्थल है रब अल खली मरुस्थल। दूसरा है अल नाफूद, दूसरा मरुस्थल का क्या नाम है, इसका नाम है अल नाफूद, अल नाफूद मरुस्थल। ये भी सऊदी अरब में ही है। तो ये भी कहां पर है, सऊदी अरब में। एक मरुस्थल है, उसका नाम है जूदियन। एक मरुस्थल है, इसका नाम है जूदियन, जूदियन मरुस्थल। ये इजराइल और वेस्ट बैंक के क्षेत्र में विस्तारित है, इजराइल और वेस्ट बैंक के क्षेत्र में विस्तारित है। एक मरुस्थल है दस्त ए कबीर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखना है। क्या नाम है, तो दस्त ए कबीर मरुस्थल का नाम है, दस्त ए कबीर। ये कहां पर है, तो ये है ईरान का। ये विश्व का सर्वाधिक खारा मरुस्थल है। दस्त ए कबीर ईरान में है, जो कि विश्व का क्या है, सर्वाधिक खारा मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक खारा या सबसे बड़ा खारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा खारा मरुस्थल है। और ईरान में एक और मरुस्थल है, इसका नाम है दस्त ए लुट, ये भी ईरान में ही है, दस्त ए लुट ईरान में है। एक और मरुस्थल है, इसका नाम है खरान। जो खरान मरुस्थल है, ये पाकिस्तान का मरुस्थल है, तो पाकिस्तान का है। एक मरुस्थल है थार, जानते ही होंगे, भारत और पाकिस्तान का है, भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है थार मरुस्थल। ठीक है, एक मरुस्थल है, इसका नाम है किजुल कुम मरुस्थल, किजुल कुम।
नाम पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? किजुल कुम मरुस्थल नाम है, किजुल कुम मरुस्थल। कहां पर विस्तारित है ये? तो ये विस्तारित है कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में, किजुल कुम मरुस्थल। तो किजुल कुम मरुस्थल एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसका विस्तार कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक है। ठीक है। इसके बाद है काराकुम मरुस्थल, एक और मरुस्थल है इसी क्षेत्र में विस्तारित है, इसका भी नाम याद रखिएगा आप लोग। क्या नाम है? काराकुम मरुस्थल। ये काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में विस्तारित है। कहां पर? तो तुर्कमेनिस्तान और कहां पर? तो कजाकिस्तान में विस्तारित है। टकला मकान एक मरुस्थल है जो कि चीन का मरुस्थल है। तो एक मरुस्थल का नाम है क्या? टकला मकान मरुस्थल, ये चीन का मरुस्थल है। और ऐसा ही एक मरुस्थल है गोबी, जो कि चीन और मंगोलिया में विस्तारित है, चीन और मंगोलिया के क्षेत्रों में विस्तारित है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे एशिया महाद्वीप के, नाम याद रखने हैं आपको क्योंकि पूछता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थानीय पवनें चलती हैं, गर्म पवनें चलती हैं, इन गर्म पवनों की। तो एशिया महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवनें, तो हेडिंग लगाइए, एशिया महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवनें। तो एशिया महाद्वीप की जो क्या हैं? स्थानीय पवन है। और इसमें भी किसकी बात करते हैं हम? गर्म पवन की। पहली है सिमूम, एक पवन है, इसका नाम है क्या? सिमूम। ये चलती है कहां पर? तो सिमूम का प्रभाव रहता है अरब रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो सिमूम कहां चलती है? बहुत महत्वपूर्ण है ये, अरब रेगिस्तानी क्षेत्र में। एक पवन है सामल, तो दूसरी पवन है, इसका नाम है क्या? सामल। ये सामल पवन चलती है इराक और फारस की खाड़ी में, इराक व फारस की खाड़ी में सामल। ठीक है। ऐसे ही एक पवन है, उसका नाम है सामून। तो एक पवन है सामून, इसका क्षेत्र है ईरान का क्षेत्र। तो ईरान के क्षेत्र में ये पवन का प्रभाव है। एक पवन है बागियो, क्या नाम है? बागियो। और बागियो जानते हैं कहाँ चलेगी? फिलीपींस। तो बागियो का प्रभाव है फिलीपींस द्वीप में, फिलीपींस द्वीप। और बागियो के साथ लू, तो लू तो आप जानते ही हैं भारत पाक क्षेत्र, भारत का उत्तरी क्षेत्र है लू। ठीक है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें जो भी थीं उनको हमने डिस्कस कर लिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण बातें थीं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की।